तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो कंटिन्यूअस डिक्लाइन में चल रहा है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है आप एचडीएफसी एएमसी के नाम से जानते हो और कंटिन्यूअस डिक्लाइन फेज में चल रहा है। और उसके रीजंस हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम इस स्टॉक को क्या होल्ड कर सकते हैं, क्या हमें इस स्टॉक को बेचना चाहिए कि और हमें एवरेजिंग करना चाहिए। करंटली प्राइस चल रहा है दोस्तों 1861, जो कि करंटली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 52 वीक लो के आसपास है। हाँ, इसका लगा था दोस्तों 3365 का, और जो कंटिन्यूस जो 52 वीक लो है 1690 का है। तो काफी सारे लोग इन्वेस्टेड थे इस अमाउंट पे, 3365 के अमाउंट पे और 3000 के अमाउंट पे, 2000 के अमाउंट पे। काफी सारे लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। गूगल के हिसाब से हमने सर्च किया दोस्तों, तो गूगल यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट शेयर जो है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है। 12.26% से मार्केट शेयर यहाँ पर डिक्लाइन हो चुका है। और अब जो है दोस्तों, जो फिजिकल ईयर था मार्च 2022 में, वहाँ पे 10.8% से मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ है। मार्केट शेयर डिक्लाइन होना जो दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और फिर स्टॉक मार्केट उस कंपनी का स्टॉक जो है वो करेक्ट करता है, डीवैल्यूएशन करता है, फिर रीवैल्यूएशन करता है और कंपनी की शेयर प्राइस गिरती है। यहाँ पर हमें समझना होगा दोस्तों कि एचडीएफसी एएमसी की जो एक तरीके से ओवरऑल टोटल वैल्यू है वो भी हमें समझनी होगी कि एक्चुअल में जो वैल्यूएशन है एचडीएफसी एएमसी के वो कैसे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑब्वियसली इन शेयर्स का काफी अच्छा रहता है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर आरओसी जो है वो 30% से ज्यादा है, आरओई 20% से ज्यादा है। डिविडेंड काफी अच्छा पे आउट कंपनी करती है। ऑब्वियस है, जिस कंपनी में ग्रोथ कम होती है उसमें डिविडेंड पे आउट अच्छा होता है। यहाँ पर अगर देखें तो 28 बी में अभी फिलहाल के लिए स्टॉक चल रहा है। कुछ की पॉइंट्स हम आपके लिए यहाँ पर लिख के आए हैं। यहाँ पर हमें अगर हम देखेंगे दोस्तों तो कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो 23 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है इनके पास और 90 डेट ओरिएंटेड स्कीम्स है। एचडीएफसी का जो कस्टमर काउंट है वो 56 लाख का है दोस्तों, और मार्केट है 2.8 करोड़ का है और 27% ऑफ मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है इस कंपनी के पास वो भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर इंडिया में टोटल 30 सिटीज में इनका, T30 में इनके 145 ब्रांचेस है दोस्तों। और मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे भी इसके 2-3 ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि हमारे जो फैमिली में है उन्होंने एचडीएफसी एएमसी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कंपनी का एस्पेक्ट्स। लेकिन कंपनी नए पॉलिसीज, नए फंड्स नहीं ला पा रही है और दैट्स व्हाई कंटिन्यूस मार्केट शेयर एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ले रही है एचडीएफसी से। इनका जो एएम है दोस्तों 14.6 ट्रिलियन में है और इंक्रीज हुआ था 2.93 ट्रिलियन से। मार्केट शेयर जो इनका डेट ओरिएंटेड है दोस्तों वो 14.20 का परसेंट का है। तो इसके और इक्विटी ओरिएंटेड जो है वो डिक्रीज हुआ है 13.40% से, जो कि 15.4% था। तो हमें समझना होगा कि 15% से 13% तक इक्विटी का मार्केट शेयर हमें यहाँ तक आ चुका है। एसआईपी की जो बुक होती है दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए, तो जो एसआईपी की बुक अमाउंट है वो ग्रो हुई है 40% से। काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर एसआईपी में दिखाई दी है। और ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर एईएम डिक्लाइन होने की वजह से ऑपरेटिंग इनकम भी परसेंटेज वाइज नीचे आया है। लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो अच्छा खासा बढ़ा है। तो हम कुछ वैल्यूएशन के हिसाब से देख लेते हैं एक बार पी रेशियो और ईपीएस किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्टेबलाइज ईपीएस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ना कि ईपीएस में कोई ग्रोथ है ना एक स्टेबल ईपीएस है। 60-65 के आसपास ये ईपीएस होता है। तो हमें समझना होगा कि ईपीएस की ग्रोथ ना होने की वजह से काफी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और काफी सारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इस शेयर को रिकमेंड नहीं करते या फिर इस शेयर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं देखते। तो काफी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। कंटिन्यूअस वैल्यूएशन नीचे आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो
कंटिन्यूस वैल्यूएशन जो है वो नीचे आ रहा है और ईपीएस की बिल्डिंग्स जो है वो एक तरीके से कांस्टेंट रही है, ग्रोइंग नहीं रही है। तो इसलिए ग्रोथ स्टॉक ना बनते हुए एक तरीके से एक स्टेबल स्टॉक बनने की यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी ट्राई कर रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो जून 2019 में 396 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट नहीं। 393 का मार्च 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर एक तरीके से स्टेबलाइजेशन है, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। तो ये एक और कंसर्न है। नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो 292 करोड़ का था और वहां से देखे 344, तो ज्यादा नेट प्रॉफिट में इंक्रीज भी नहीं हुआ है। और ये जो है वो 32% का टैक्स यहाँ पर भरा था कंपनी ने और इसीलिए नेट प्रॉफिट इतना कम था, और यहाँ पर 22% का टैक्स भरा था इसलिए नेट प्रॉफिट इतना ज्यादा है। तो हमें समझना होगा कि ओनली बिकॉज ऑफ टैक्स यहाँ पर किसी भी कंपनी को जज नहीं किया जाता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम मार्च 2016 में देखते हैं 715 करोड़ का और यहाँ पर हम देखते हैं 1913 करोड़ का। तो ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो नहीं है दोस्तों इस कंपनी में। अगर हम देखेंगे कि मार्च 2021 में क्या था तो 1806 का प्रॉफिट था और 1913 का, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ से सिर्फ इसका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है, और वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेबल नेट प्रॉफिट है दोस्तों, बिल्कुल स्टेबल नेट प्रॉफिट है 1326 और 1393, तो बिल्कुल भी प्रॉफिट में इंक्रीज यहाँ पर नहीं दिखाई देता, जो कि नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास जो प्रॉफिट आता है। स्टॉक प्राइस सीजीआर अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो फिलहाल के लिए 1% का 3 सालों के लिए और -39% का 1 साल के लिए। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 20% सीएजीआर से है 5 ईयर के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैश फ्लो है कंपनी के पास वो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है मार्च 2020 में, और ये यहाँ पर तो माइनस में था ये सारे जीरो, तो कैश फ्लो कंपनी के पास बहुत कम है। कैश काऊ कंपनी नहीं है, फिर कैश फ्लो वाली कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो क्योंकि जब भी म्यूचुअल फंड में जब भी आप एक तरीके से म्यूचुअल फंड से जो इन्वेस्टर से पैसा निकालते हैं तो दोस्तों कंपनी के पास कोई भी कैश बचता नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा आता है वो इन्वेस्टर्स का होता है, रिडेम्पशन होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे कि प्रोमोटर ने अपने स्टेक कम किए हैं 82% से 68% तक, और ये कहाँ पे गए हैं दोस्तों, पब्लिक के पास गए हैं 10% से 11% भी जम, और जो यहाँ पर एफआईआईज ने यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग की है, आप देख सकते हैं एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है और डीआईआईज ने यहाँ पर भी स्टेक बढ़ाया है। तो अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को बिल्कुल फेद है एचडीएफसी एएमसी के ऊपर। मार्केट शेयर ठीक ठाक है लेकिन डिक्लाइन फेज में दोस्तों, अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आपको डिविडेंड के लिए ये स्टॉक चाहिए तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों, लेकिन अगर आपको एक ग्रोथ स्टोरी चाहिए, अगर आपको ग्रोथ चाहिए किसी भी स्टॉक में, तो ऑब्वियस है दोस्तों कि आपके लिए ये स्टॉक नहीं है। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर आपने इस एचडीएफसी एएमसी को खरीद के रखा है तो आप इसे होल्ड करिए, लेकिन बेचिए मत, क्योंकि क्या होता है जब भी किसी स्टॉक को आप लॉस में बेचते हो दोस्तों, तो ऑब्वियसली लॉस उठाना किसी भी इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से दोस्तों एवरेजिंग बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने टॉप पे खरीद के रखा है तो बिल्कुल भी एवरेजिंग मत कीजिए कि मैं नीचे के प्राइस पे बाय कर लेता हूँ, फिर एवरेज आउट हो जाऊंगा और फिर मैं आगे जाके जैसे ही प्राइस बढ़ेगी मैं उससे बेच दूंगा। बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें टिके रहना, इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस पे बिलीव रखना है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक में आपको आपके पोर्टफोलियो के साइज अमाउंट की 5% से ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोस्तों। तो इसकी वजह से हमें अच्छा खासा एक तरीके से मुनाफा किसी भी स्टॉक में मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।